हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रीति वीडियो वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे थे घटना चक्र पॉलिटी 2026, जिसमें हमारा 7 चैप्टर चल रहा था। क्या कहते हैं, अनुसूचियाँ, जिसमें हमारे 3-4 क्वेश्चंस बचे होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 उद्देश्य का। मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 50 से पढ़ती हूँ। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। सूची फर्स्ट प्रविष्ट 72, सूची सेकंड प्रविष्ट 27, सूची सेकंड प्रविष्ट 37, सूची थर्ड प्रविष्ट 32। तो इसका ऑप्शन हमारा ए और सी दोनों रहेगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची फर्स्ट संघ सूची की प्रविष्ट 72 संसद के लिए, राज्य के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग तथा सूची सेकंड राज्य सूची के प्रविष्ट 37 में संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 60वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। 60वीं अनुसूची में हमारा है जनजातियों से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से। 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार से। 11वीं अनुसूची में है पंचायत। और 7वीं अनुसूची में हमारा है क्या कहते हैं, 7वीं अनुसूची में हमारा 3 सूचियाँ दी गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में हमारा सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की अनुसूची में आता है, 7वीं अनुसूची में। तो इसका ऑप्शन हमारा बी होगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कर एवं शुल्क के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है? नहीं। अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है? नहीं। अंतर्राज्यीय संघरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है? ये ऑप्शन हमारा सही है। निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है? नहीं, क्योंकि निगम कर जो है एक संघ सूची में आता है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची फर्स्ट के प्रविष्ट 42 में उल्लिखित है, अतः यह संघ विषय है। विकल्प ए कथन गलत है। अंतर्राज्यीय प्रवासन, प्रव्रजन और अंतर्राज्यीय संघरोधकरण 3 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची की प्रविष्ट 81 में उल्लिखित है, अतः ये दोनों ही संघ विषय हैं। इस प्रकार बी का कथन गलत है, जबकि विकल्प सी कथन सही है। निगम कर 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची की प्रविष्ट 85 में उल्लिखित है, अतः यह भी संघ विषय है। विकल्प डी कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। इनमें से कोई नहीं। भूमि सुधार जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्यों के भूमि सुधार अधिनियमों एवं कतिपय अन्य विशिष्ट अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों
और बी नियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्त प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 खा के माध्यम से किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें नवी अनुसूची में शामिल किया गया है। इस अनुसूची में कतिपय अन्य विशिष्ट अधिनियमों को शामिल कर उन्हें भी संवैधानिक वैधता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो ये है 9वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। तो इसका ऑप्शन होगा 9वीं अनुसूची में, क्योंकि 7वीं अनुसूची में हमारा जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ये सही है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। ये गलत है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए होगा, फर्स्ट सही है। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का और 31 खा जोड़े गए। संसद विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियां को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो। वर्तमान में 1 मई 2024 की स्थिति के अनुसार 9वीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 खाया कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु के मामलों में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपयुक्त कथन में से कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है, कोएलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित हो। तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है, अभी हमने पढ़ा इसको। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन से एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो ये हमारा ऑप्शन डी होगा, 10वीं अनुसूची। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। 59 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है भारत की राष्ट्रभाषा से, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, न्यायिक पुनरावलोकन से, दल बदल विरोधी कानून से। तो इसका ऑप्शन होगा डी, दल बदल विरोधी कानून से। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, भारत संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। दल बदल विरोधी विधायन से। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है। तो ये 10वीं अनुसूची में रखा गया, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नगर पालिका से, पंचायत राज से, केंद्र राज्य संबंध से, भ्रष्टाचार निवारण से। तो इसका ऑप्शन बी होगा, पंचायती राज से। संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई है। इसमें कुल 29 विषय जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली,
इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिनके संदर्भ में राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों को योजना बनाने एवं उनके क्रियान्वयन हेतु शक्तियाँ, अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान कर सकता है। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची दी गई है। तो ये होगा 11वीं अनुसूची, ऑप्शन ए सही है। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्वों की सूची संविधान की 11वीं अनुसूची में दी गई है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें कुल 29 विषय हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसमें कुल 32 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है। कुछ चैप्टर 8 पढ़ेंगे हम, उद्देश्य का। इसके पहले हम नोट्स पढ़ेंगे। इसके नोट्स में है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा था कि यह प्रस्ताव हमारे सपनों और विचारों को व्यक्त करता है। यह प्रस्ताव हमारे सपनों और विचारों को व्यक्त करता है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इसे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित करती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। सर अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संवैधानिक विधान में प्रस्तावना को विशेष महत्व दिया जाता है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। के.एम. मुंशी ने कहा है उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में स्वीकार किया गया है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना को संविधान सभा का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में स्वीकार किया गया है। इससे पूर्व बेरुबादीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में कहा गया है कि उद्देशिका पूरे संविधान में प्रतिबिंबित है। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के.एम. मुंशी ने
के मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। के मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है और संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है। हम प्रश्न देखेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिन दे इतना डैश 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 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा बी होगा, 26 नवंबर 1949। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसमें भारतीय राजव्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्शों का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। प्रश्न में x की जगह तिथि 26 नवंबर 1949 अंकित की जानी चाहिए, यहाँ पे की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका ऑप्शन सी होगा, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्योंकि जो है हमारे इसमें संविधान में धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया था। 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान के तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। तो संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, उद्देशिका। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत या मन मस्तिष्क उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनास्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नीयत को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और ये लागू हुआ था 22 जनवरी 1947 को, और इसे ही हमें प्रस्तावना में कन्वर्ट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? तो इसका ऑप्शन हमारा होगा ए, प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो ये होगा हमारा गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। इसका ऑप्शन हमारा डी होगा।
प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी या लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। नोट है, ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये है: संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में जनवादी को अंग्रेजी डेमोक्रेटिक है तथा इसी आधार पर यह उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम है। तो पहले सार्वभौम होना चाहिए, यानी कि संपूर्ण होना चाहिए, प्रभुत्व संपन्न, फिर होना चाहिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। इसका ऑप्शन हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र नहीं, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र नहीं, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, निम्न शब्द पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों का विचारानुसार क्रम दीजिए। तो इस पहले आएगा सार्वभौम, फिर आएगा हमारा समाजवादी, फिर आएगा हमारा धर्मनिरपेक्ष, फिर आएगा प्रजातांत्रिक। इसका ऑप्शन हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष नहीं, समाजवादी संप्रभुता नहीं, गणतंत्र। तो समाजवादी जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, संप्रभुता नहीं, गणतंत्र नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा डी होगा, एक और तो दोनों। प्रश्नगत शब्दों में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया, जबकि प्रभुत्व संपन्न संप्रभु और गणराज्य गणतंत्र पहले से ही मूल प्रस्तावना में थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। तो इसका ऑप्शन ए होगा, 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? संप्रभुता, व्यक्ति की गरिमा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, निष्ठा। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। 29वें संविधान संशोधन, 31वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन। इसका ऑप्शन हमारा सी होगा, 42वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 14 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी, गणराज्य एवं धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं प्रभुत्ता संपन्न। तो ऑप्शन सी होगा, समाजवादी एवं प्रभुत्ता संपन्न। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, नवीं अनुसूची, राज्य के निर्देशक तत्व, संविधान की प्रस्तावना। तो ये हमारा होगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है,
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे? बंधुत्व, समानता, संप्रभु, अखंडता। अखंडता शब्द जो है जोड़े गए हैं, ये मूल संविधान में नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? समाजवादी सही है, ग्राम स्वराज नहीं, पंथ निरपेक्ष सही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा बी होगा, फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता ये गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता सही है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी होगा। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही अंतोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती है, तथापि केशवानंद भारतीय मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के अस्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, भारत संविधान की प्रस्तावना का वैधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए होगा, यह लागू किया जा इसका ऑप्शन बी होगा, यह लागू नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17वें संविधान संशोधन द्वारा, 24वें, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका ऑप्शन हमारा सी होगा, 42वें संशोधन द्वारा। आज की क्लास हमारा यहाँ तक रहेगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।